हेलो स्टूडेंट। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टैली के बारे में। और टैली समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस एंड उसके गोल्डन रूल्स को, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें आप अकाउंटिंग करते हैं वो तभी अकाउंट आप मेंटेन कर पाएंगे जब आपको अकाउंट के रूल्स रेगुलेशंस एंड उसके बारे में डिटेल से आपको पता हो। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे अकाउंट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टैली हम लोग को सीखना ज़रूरी क्यों है। देखिए, वो सिंपल सी बात है कि जब आप चाहे जो भी फील्ड से हो, फॉर एग्जांपल के लिए आप इंजीनियर हो, वकील हो, एक टीचर हो, या किसी फर्म से रिलेटेड आप एक बिजनेसमैन हो, आपको अपना अकाउंट मेंटेन करने के लिए एक अकाउंटेंट का ज़रूरत पड़ेगा ही। मतलब जो टैली या अकाउंटिंग जो है वो हर फील्ड में ज़रूरत होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो होता है टैली एंड अकाउंटिंग का डिमांड होता है। कोई टीचर है वो अपने टीचिंग का काम तो करता है, बट वो अपने इनकम को मेंटेन करने के लिए एक अकाउंटेंट तो अपॉइंट करेगा ही करेगा। चाहे एक वकील हो, चाहे एक इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग भी अगर पूरे इंजीनियर से वर्किंग करता है, अपने इंजीनियर से इनकम कमाता है, तो उसको अपने इनकम को मेंटेन करने के लिए या इनकम का लेखा जोखा रखने के लिए एक अकाउंटेंट या सीए को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप चाहे किसी भी फील्ड से रिलेशन रखते हो, आपको टैली में मेंटेन करने के लिए या अकाउंट मेंटेन करने के लिए एक सीए अकाउंटेंट का ज़रूरत पड़ेगा ही। इसीलिए सबसे ज़्यादा इसका डिमांड रहता है। सेकंड नंबर पे जब आता है कि अकाउंट अब हमको समझना है तो अकाउंट में कितने पक्ष होते हैं, तो सबसे पहले बता दूं अकाउंट में दो पक्ष होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, मतलब जितना हमारे पास आता है उतना ही हमारे पास से कोई संपत्ति या दूसरा कोई चीज़ जाता है। डेबिट एंड क्रेडिट का जो बैलेंस रहता है वो इक्वल होता है। जब तक डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल नहीं होगा आपका अकाउंट कंप्लीट नहीं माना जाता है और होता भी नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं वो रहता है डेबिट एंड क्रेडिट दोनों पक्ष बराबर होता है। इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से होता है। देखिए सिंपल है, अगर मैं एक फर्नीचर खरीद के लाता हूँ 5,000 रुपये का, ओके, अब 5,000 का फर्नीचर खरीद के लाया तो सिंपल है कि मुझे 5,000 रुपये मेरे पास से एक्सपेंस करना पड़ेगा, मुझे 5,000 रुपये तो देना ही पड़ेगा। तो मैंने जब खरीदा तो 5,000 का मैंने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर मेरे पास 5,000 रुपये का आया और मेरे पास से 5,000 रुपया गया। मतलब जितने का संपत्ति मेरे पास आया उतने का ही संपत्ति मेरे पास से गया। अगर मैं इस संपत्ति को या इस फर्नीचर को उधार में खरीद के लाता हूँ तो मेरे पास फर्नीचर तो आया लेकिन मेरे पास गया क्या, कुछ भी नहीं। तो मेरे पास जब फर्नीचर आया तो मेरे पास एक तरह से संपत्ति आया, लेकिन मेरे पास जब मैंने उसको कैश पेमेंट नहीं किया और उस चीज़ को क्रेडिट में या उधारी में ख़रीदा तो मेरे पास उस 5,000 रुपये को सामने वाले को देने का दायित्व बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। मतलब सिंपल है कि जितना हमारे पास एसेट्स आया उतने के बराबर हमारे ऊपर लायबिलिटी भी आ गया, हमारे ऊपर दायित्व भी बन गया। मतलब आपके ऊपर एसेट्स और लायबिलिटी या खर्चा इनकम जो ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है, मेंटेन होके रहता है। तो ये जो रहता है डेबिट एंड क्रेडिट जो रहता है इक्वल होता है। जब तक आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होगा आपका अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा। तो इस चीज़ को एंट्री करते समय बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जितने भी हमने डेबिट में एंट्री किया है, जितने भी अमाउंट के इक्वल हमने डेबिट में एंट्री किया है उतना ही क्रेडिट में भी आना चाहिए, तभी हमारा अकाउंट कंप्लीट माना जाएगा। अब समझते हैं कि डेबिट और क्रेडिट जो रहता है इसको किस तरह से हम लोग अकाउंट में मेंटेन करेंगे। तो अकाउंट जो रहता है कायदे से 3 प्रकार के होते हैं। एक रहता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रहता है रियल अकाउंट और तीसरा जो रहता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो रहता है सिंपल सा नाम से पता चल रहा है कि पर्सन से रिलेटेड अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो रहता है, राम श्याम मोहन लखन जो भी रहता है, उस पर्सन से रिलेटेड अकाउंट अगर हम मेंटेन करते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट के अंडर में आता है। अब सिंपल है, कोई भी बिजनेस जो रहता है वहाँ पे एक पर्सन आएगा, वो कुछ खरीदेगा या कुछ बेचेगा, तो वो जो पर्सन रहता है या तो हमारे बिजनेस से कुछ पाएगा या हमारे बिजनेस को कुछ देगा।
तो वो जो पर्सन होता है उसके अकाउंट को मेंटेन करने को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब रियल अकाउंट मतलब होता है वस्तुगत, मतलब एक जो एसेट्स होता है या एक रियलिटी चीज़ होता है, मतलब कैश हो गया या कोई संपत्ति हो गया, गुड्स हो गया, ये सारी चीज़ रियल अकाउंट के अंदर में आता है। अब जो पर्सन है वो कोई वस्तु अपने बिजनेस से खरीदेगा या हमारे बिजनेस को देगा, या वो नगद देगा या कुछ सामान देगा, तो वो जो कैश या गुड्स होता है वो कहलाता है रियल अकाउंट। सिंपल सा है कि बिना कैश के बिजनेस तो चलता नहीं है। तो वो जो बिज़नेस में जो कैश हमारे पास आएगा और उस कैश के बदले में हम जो सामान उनको बेचेंगे या उनसे खरीदेंगे, तो वो जो सामान का जो आदान प्रदान होगा वो रियल अकाउंट कहलाता है। और पर्सन से रिलेटेड जो रहता है पर्सनल अकाउंट हो गया। अब तीसरा जो रहता है वो कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। नाम से ही लग रहा है नॉमिनल मतलब नाम मात्र का खाता होगा। नाम मात्र का खाता का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ नाम मात्र का होता है, नहीं ये कोई पर्सन है और न ही ये कोई वस्तु है। एक जो पर्सन होता है उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वस्तु होता है उसको भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, बट नॉमिनल अकाउंट जो रहता है उसको हम ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये सिर्फ नाम मात्र का खाता होगा। ये इस टाइप के अकाउंट रहते हैं जो हमारे बिजनेस के खर्चों या इनकम को शो करता है या हमारे प्रॉफिट या लॉस को शो करता है। ये कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। आगे और मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, तो ये जो तीनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो एकदम आपको इजी समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट सिंपल है, व्यापार से पाने वाला व्यक्ति डेबिट और व्यापार को देने वाला व्यक्ति जो होता है वो क्रेडिट होगा। पर्सन जो होता है या तो किसी बिजनेस में रिसीव करेगा या किसी बिजनेस को देगा। तो सिंपल है, पर्सन है तो या तो कुछ रिसीव करेगा या कुछ देगा ही ना। तो अगर वो किसी बिजनेस से रिसीव करता है मतलब पाने वाला व्यक्ति अगर है तो डेबिट होगा, और अगर वो किसी बिजनेस को दे रहा है तो वो हो जाएगा क्रेडिट। मतलब या तो डेबिट होगा या होगा क्रेडिट। उसी तरह से वो जो व्यक्ति जो है जिस वस्तु को किसी बिजनेस को देगा या किसी बिजनेस से लेगा वो कहलाता है डेबिट या क्रेडिट। मतलब अगर एक व्यक्ति जो है व्यापार से हमारे बिजनेस में कुछ आता है, मतलब जो संपत्ति है या वस्तु है या जो भी चीज़ है वो अगर मेरे बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, अगर वो मेरे बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट। मतलब जो वस्तु रहेगा अगर हमारे पास आ रहा है, जैसे इस एग्जांपल के लिए आपने मुझे कैश दिया तो कैश मेरे पास आया तो कैश मेरे लिए डेबिट हो गया। मैंने आपको कैश दिया तो मेरे पास से कैश जा रहा है तो मेरे लिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगला जो रहता है वो कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब जितने भी हमारे खर्चे, हानि, घाटा, ये सारा चीज़ डेबिट होगा, और जो प्रॉफिट इनकम जो रहेगा वो क्रेडिट होगा। अब इसको ध्यान से समझते हैं कैसे होता है। मैंने किराया दिया 5,000 रुपया, तो वो जो किराया है जो कि मुझे ये शो कर रहा है कि मेरा एक तरह से खर्चा हुआ, ये जो किराया है वो मेरे लिए डेबिट हो जाएगा, बिकॉज वो मेरे लिए एक तरह से खर्च है। लेकिन अगर वो किराया मुझे मिलता है, मैंने पहले क्या किया था, किराया दिया था तो इसलिए डेबिट हुआ था क्योंकि मेरा खर्चा था। अब मुझे वो किराया मिल रहा है तो उस कंडीशन पे ये किराया जो है वो मेरे लिए क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज इस कंडीशन में वो मेरे पास आ रहा है, वो जो है किराया इनकम मुझे हो रहा है, इसीलिए इस टाइम पे ये जो किराया रहेगा वो मेरे लिए क्रेडिट हो जाएगा। इसको मैंने एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक चार्ट बना के रख दिया है। जैसे कि पर्सनल जो अकाउंट रहता है उसके अंडर पे अगर कोई पर्सन जो है वो हमारे बिजनेस से रिसीव करता है तो डेबिट होगा, अगर वो बिज़नेस से हमारे बिज़नेस को देता है तो वो क्रेडिट होगा।
उसी तरह से रियल अकाउंट में अगर हम मेंटेन करते हैं तो कोई भी पर्सन जो हमको देता है, मतलब हमारे बिजनेस में जो कुछ भी आता है वो डेबिट होगा, जो कुछ भी हमारे बिजनेस से जाता है व्हाट गोज आउट सो वो क्रेडिट होगा। उसी तरह से नॉमिनल अकाउंट जो रहता है वो अगर हम कोई खर्च करते हैं या हमारा कोई लॉस होता है तो वो डेबिट होगा, और उसी तरह से हमको कोई इनकम होता है तो वो क्रेडिट होगा। तो ये तो था आपका डेबिट, क्रेडिट और अकाउंट को तीनों नियम से समझने के लिए। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एकदम इजी वे से समझाता हूँ ताकि आपको ये सारा चीज़ डेबिट और क्रेडिट एकदम समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिटेल से समझते हैं। आप बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक होता है डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। जो भी हमारे पास आता है, क्या होता है, आता है वो हमारे लिए डेबिट होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी हमारे पास आता है वो हो जाएगा डेबिट, जो भी हमारे बिजनेस से जाता है वो हो जाएगा हमारे लिए क्रेडिट। अब इसको एकदम ध्यान से समझते हैं हम। रमेश को मैंने 5,000 रुपये दिया, रमेश को मैंने 5,000 रुपया दिया, मेरे बिजनेस से 5,000 रुपया जा रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी हमारे बिजनेस से जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो मेरे बिजनेस से कैश जा रहा है 5,000 रुपया, तो देखिए यहाँ पे कैश क्या हो गया है, 5,000 रुपये से क्रेडिट हो गया है। और सिंपल है, जब मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया तो एक जो होगा अपोजिट वो रमेश जो हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। अब अगर रमेश से मुझे 5,000 रुपया मिला, तो रमेश से अगर मुझे 5,000 रुपया मिला तो मेरे पास कैश आ रहा है। मैंने आपको बताया था जो चीज़ मेरे बिजनेस में आता है वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे कैश क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि मेरे पास कैश अभी आ रहा है तो इसीलिए डेबिट हो गया। अब पर्सनल अकाउंट के मेंटेन से समझते हैं। पर्सनल अकाउंट के तरीके से कि जो पर्सन होता है जो बिजनेस से रिसीव करता है, पाने वाला, वो डेबिट होता है। तो रमेश को मैंने 5,000 रुपये दिया तो रमेश मुझसे पा रहा है तो डेबिट हो गया। अगर रमेश से मैं रिसीव कर रहा हूँ तो रमेश मेरे बिजनेस को देने वाला हो गया, देने वाला जो रहता है वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, मैंने 5,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। मैंने आपको बताया था कि बस आप ये दो नियम को ही अगर समझ लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट को, तो भी आपको अकाउंट समझने में एकदम इजी हो जाएगा। अब देखिए, 5,000 रुपये का मैंने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर मेरे पास आ रहा है तो मैंने क्या लिखा, आता है वो क्या होता है, डेबिट। तो मैंने कंप्यूटर को क्या कर दिया, देखिए डेबिट। और उसी तरह से अगर मैं 5,000 का कंप्यूटर खरीद रहा हूँ तो मेरे पास से कैश जाएगा, तो कैश क्या हो गया, मेरे पास से चले गया, तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब अगर इस 5,000 के कंप्यूटर को मैंने बेच दिया, तो मैं अगर कंप्यूटर को बेचता हूँ तो कंप्यूटर मेरे पास से जा रहा है, तो जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट। तो इसीलिए क्या हो गया, कंप्यूटर क्रेडिट हो गया। अब मैं जब कंप्यूटर को बेचूंगा तो कंप्यूटर मेरे पास से जाएगा, तो सिंपल है, मेरे पास कैश आएगा। तो जो कैश मेरे पास आया वो क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो कैश जो होता है अगर हमारे पास आता है या कोई भी संपत्ति हमारे पास आता है तो डेबिट होता है। तो कैश मेरे पास आया तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। मतलब आप इस डेबिट एंड क्रेडिट में आता है और जाता है को ऊपर समझ लेते हैं तो आपको अकाउंट समझने में बहुत 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 ईजी हो जाएगा। अगला कुछ और एग्जांपल समझते हैं ताकि आपका डाउट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र खाता, जो कि हमारे खर्च, हमारे इनकम को ही शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस को शो करता है। तो
अगर मैंने 5,000 रुपये का कमीशन दिया, मैंने 5,000 रुपये का कमीशन दिया, तो सिंपल है कि ये कमीशन मेरे लिए खर्च हो जाएगा। तो जो खर्च होता है वो डेबिट होता है। और मैंने कमीशन के रूप में कितना दिया? 5,000 रुपये दिया। मैंने कमीशन के रूप में कैश दिया, ध्यान दीजिएगा ना, मैंने कमीशन नहीं दिया, कमीशन के रूप में कैश दिया। तो मेरे पास से 5,000 रुपये कैश चले गया। तो जो जाता है वो क्या होता है? क्रेडिट। तो सिंपल है, यहाँ पे कैश मैंने क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। और जो कमीशन है मेरे लिए खर्चा है, इसलिए वो क्या हो गया? डेबिट हो गया। अब अगर मुझे कमीशन मिलता है तो वो कमीशन मेरे लिए इनकम हो जाता है, और इनकम जो रहता है हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कमीशन को क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। और ये जो कमीशन के रूप में मुझे क्या मिला? 5,000 रुपये कैश मिला। 5,000 रुपये जब मुझे कैश मिला तो सिंपल है कि 5,000 रुपये मेरे पास आ रहा है, तो जो आता है वो क्या होता है? डेबिट। बस आप कोई भी एंट्री करने से पहले ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास क्या चीज़ आ रहा है और हमारे पास से क्या चीज़ जा रहा है। जो आता है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट। इस दोनों नियम को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। एक और जो रहता है वो भी आपको बता दूं, बहुत अच्छा नियम है वो भी, को और सी, डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए इस नियम में क्या होता है कि कोई भी पर्सन जिस पर्सन को हम देते हैं वो हो जाता है डेबिट। जिस पर्सन से हम लेते हैं वो हो जाता है क्रेडिट। यहाँ पे मैंने जो को वर्ड लिखा है और जो से वर्ड लिखा है ये इसी के लिए है। जिस पर्सन के सामने से लगेगा उस पर्सन को आप क्रेडिट करेंगे, जिस पर्सन के सामने को लगेगा उस पर्सन को आप डेबिट करेंगे। अब एग्जांपल समझते हैं। देखिए मैंने रमेश को 5,000 रुपया दिया, तो रमेश को मैंने जब 5,000 रुपये दिया तो रमेश मुझसे पाने वाला हो गया या मुझे देने वाला हो गया? रमेश को मैंने 5,000 रुपये दिया तो रमेश मुझसे पाने वाला हो गया। और मैंने बताया था जिस पर्सन के सामने को लगा देते हैं वो डेबिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे को लगा है, उसके सामने डेबिट है, तो सिंपल है रमेश को, तो रमेश क्या हो गया? डेबिट हो गया। और अगर रमेश से मुझे 5,000 रुपये मिलता है, ध्यान देंगे ना, रमेश से, यहाँ पे मैंने से वर्ड यूज़ किया है, तो रमेश से अगर मुझे 5,000 रुपये मिलता है तो यहाँ पे रमेश को मैंने क्या कर दिया है? क्रेडिट। मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था कि जिस पर्सन के सामने से लगेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप पर्सनल अकाउंट को ईजी समझ सकते हैं। ये छोटे छोटे ऐसे ट्रिक होते हैं जिसके थ्रू से आप अकाउंट जब स्टार्ट कर रहे हैं और आपको जल्दी अकाउंट समझ में नहीं आता है तो इसके थ्रू से आप समझ सकते हैं कि कौन सा चीज़ डेबिट होना है और कौन सा चीज़ क्रेडिट होना है। आगे जब जैसे जैसे अकाउंट को मेंटेन करते जाएंगे और आगे आप अकाउंट में बढ़ते जाएंगे तो ये सारा चीज़ आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ऐसे समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ डेबिट होना चाहिए और क्या चीज़ क्रेडिट होना चाहिए। कुछ और भी रहता है, जैसे कि जितना भी हमारा खर्च रहता है, खर्च रहेगा वो सारा चीज़ हो जाएगा डेबिट, और जो भी हमारा आय होगा या इनकम होगा वो सारा चीज़ हो जाएगा क्रेडिट। जैसे कि मैंने कमीशन दिया तो कमीशन मेरे लिए खर्चा हो गया। मैंने क्या लिखा था? खर्चा क्या होता है? हमेशा डेबिट। तो यहाँ पे मैंने खर्च को क्या कर दिया? कमीशन को डेबिट कर दिया। अब अगर यही कमीशन अगर मुझे मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा?
क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप डेबिट एंड क्रेडिट को समझ सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आपके सामने मैं कुछ अभी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ये रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, 7 क्वेश्चन है। और एक और चीज़ मुझे बताना था कि जो अकाउंट जो मेंटेन हम लोग करते हैं वो डेबिट और क्रेडिट को बनाने के लिए कुछ कॉलम्स होते हैं जो कि इस प्रकार का होता है कि इसमें सबसे पहला जो रहता है डेट रहेगा, देन उसके बाद पार्टिकुलर्स रहता है, उसके बाद लेजर फोलियो रहेगा, डेबिट रहेगा और क्रेडिट कॉलम रहेगा। ये टोटल 5 कॉलम रहता है। सामने में आप कौन से डेट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो डेटा यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी आपको डेबिट करना होगा वो डेबिट करेंगे और डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम पे उसका अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिट का जो रहेगा, जो भी अकाउंट रहेगा उसको क्रेडिट में आपको शो करना है और इसका जो अमाउंट रहेगा उसको क्रेडिट वाले कॉलम पे ही आपको शो करना है। मतलब डेबिट वाले कॉलम पे आपको डेबिट मेंशन करना है, क्रेडिट वाले कॉलम पे क्रेडिट मेंशन करना है। और ये नरेशन रहता है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले आप डेबिट क्रेडिट मेंटेन करेंगे। और लेजर फोलियो जो रहता है अभी तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हम अकाउंट बुक मेंटेन करते हैं तो उस अकाउंट बुक में कौन से नंबर के पेज पे हमने इस एंट्री को पास किया है उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो अभी तो इसको आपको नहीं समझना रहेगा, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ कि जो डेबिट के सामने डेबिट लिखना है और उसके अमाउंट को डेबिट वाले कॉलम पे एंटर करना है। उसके नीचे क्रेडिट अकाउंट जो रहेगा उसके सामने आपको क्रेडिट लिखना है और इसका जो अमाउंट रहेगा उसको क्रेडिट वाले कॉलम के सामने, क्रेडिट वाले कॉलम पे इसके सामने आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये चीज़ और ध्यान देंगे कि जितने का अमाउंट आपने डेबिट में एंटर किया है उतने का ही अमाउंट आपको क्रेडिट में भी एंटर करना होगा। मतलब दोनों का जो डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट भी होना चाहिए। ओके, तो पहले आप लोग इतना सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे।